में सास की शादी। रेशमा आज बहुत खुश होती है। आज उसकी शादी को पूरे 10 साल हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है और इसी खुशी में रेशमा घर में तरह तरह के पकवान भी बना रही होती है। इसी बीच रेशमा की पड़ोसन उनके घर आती है और उससे कहती है, क्यों रेशमा, आज घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, कुछ खास है क्या आज? आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी और आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, शादी से याद आया रेशमा, क्या तुझे पता है हमारे पास वाले ही एक गांव में 70 साल की एक बुढ़िया औरत अपनी दूसरी शादी रचा रही है। क्या 70 साल की बुढ़िया औरत की दूसरी शादी? अरे जिस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं वो बूढ़ी औरत रंगरलियां मना रही है। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस बूढ़ी औरत के 2 बेटे, बहू और 4 पोते पोतियां भी हैं। तौबा तौबा, सच में जमाना बहुत खराब आ चुका है। कोई शर्म लिहाज नाम की चीज तो बची ही नहीं इस दुनिया में। हमारे परिवार के तो ऐसे संस्कार नहीं है। रेशमा, जमाना बहुत आगे निकल गया है। आजकल क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी पर एक जैसी जवानी छा रही है। हमारे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। वैसे कब है उस बूढ़ी औरत की शादी? आपको कोई जानकारी है क्या? मुझे क्या, पूरे गांव वालों को पता है इस शादी के बारे में। कल ही तो है। अरे वाह, कल तो योगेश के पापा भी छुट्टी पर हैं। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं इस बूढ़ी औरत की शादी में। आखिर देखे तो सही कि कौन है वो बेशर्म बुढ़िया औरत जो पोता पोती खिलाने की उम्र में प्यार के फूल खिला रही है। पड़ोसन वहां से चली जाती है, जिसके बाद रेशमा सोच में पड़ जाती है। शाम को जब रेशमा का पति अमित घर आता है तो वो रेशमा को हैरान परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ रेशमा, आज बहुत परेशान सी लग रही हो? कुछ खास नहीं, एक बुढ़िया औरत के बारे में सोच रही थी। कौन सी बुढ़िया औरत? रेशमा अमित की ओर देखती है और उसे बताते हुए कहती है, हमारे पास वाले गांव में ही एक बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अब लव अफेयर कर रही है और कल उसकी शादी भी है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उसके 2 बहू बेटे और 4 पोते पोतियां भी हैं, फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका। अरे इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद वो अपना दूसरा घर क्यों बसाना चाह रही है? पता नहीं जी, मैं सोच रही थी कल आपकी भी छुट्टी है तो क्यों ना हम भी शादी देखने चले। सुनने में आ रहा है कि कल पूरा गांव जा रहा है उसकी शादी देखने के लिए। रेशमा की बातें सुनकर अमित भी दूसरे दिन उसके साथ चलने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन सुबह रेशमा और अमित बच्चों के साथ शादी देखने निकल जाते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर रेशमा अपने परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ की साज सजावट कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसा लग रहा है मानो किसी नई नवेली दुल्हन की शादी हो। देख कर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो बूढ़ी औरत है कहाँ पर जिसके इतने किस्से सुनने को मिल रहे हैं? अमित के इतना बोलने की देर होती है और एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया औरत दुल्हन के लिबास में सज संवर कर मंडप पर पहुंच जाती है, जिसे देख रेशमा और अमित के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। मम्मी जी, यहाँ दुल्हन के लिबास में ये सब क्या हो रहा है? अमित, मम्मी, दादी की शादी, वाह मजा आएगा। मम्मी शादी कर रही हैं और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या अब हम उनके लिए इतने गैर हो गए हैं? कुछ भी हो, मैं मम्मी जी की ये शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेशमा अपनी सास सुशीला की तरफ जाती है। सुशीला अपनी बहू को देखकर सकते में पड़ जाती है। रेशमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़िए मम्मी जी, और आप अपना बताइए, आप यहाँ दुल्हन के लिबास में क्या कर रही हैं? आप इस उम्र में शादी कर रही हैं? जानती है समाज कितनी थू थू करेगा हम पर। समाज के डर से जीना नहीं छोड़ देते बहू। मैं अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये शादी करना चाहती हूँ। अगर इस समाज में जीना है तो सब देख कर चलना पड़ता है मम्मी जी। आप तो यहाँ शादी कर लोगी, लेकिन कभी सोचा फिर हम सबका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा? मैं आपकी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सुशीला अपने बेटे के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा, अब तू ही कुछ समझाना बहू को। इस शादी को लेकर मेरे भी वही अरमान है जो हर लड़की के उसकी शादी पर होते हैं बेटा।
मैं क्या समझाऊं माँ उसे? आप इस उम्र में शादी करने जा रही थी और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम लोग कभी मेरी शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। मम्मी जी, ये सब सोचने से पहले कभी आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? आज आपकी इस हरकत के कारण ही हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बहू, कब तक तुम यूं ही समाज के बारे में सोचती रहोगी? ये लोग आज 100 तरह की बातें बनाएंगे और कल को सब भूल जाएंगे। क्या इनके डर से मैं जीना छोड़ दूं? कल तो सभी को मर जाना है, उसमें भी अगर हम ऐसे ही डर डर कर जीते रहे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मम्मी जी, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। जिस उम्र में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में आप फिर से अपना घर बसाने के सपने देख रही हो। यकीन नहीं होता मम्मी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? स्वार्थी? बहू, मैंने अपना पूरा जीवन बाकी सबकी खुशियों के लिए बिता दिया। अमित के पिताजी की मौत के बाद जब मेरे पास दूसरा घर बसाने का मौका था, तब भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। और आज तुम मुझे स्वार्थी बोल रही हो? क्या एक बूढ़ी औरत के पास दिल नहीं होता? हमें प्यार करने का अधिकार नहीं होता? सुशीला की बातों ने सभी को सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। किंतु रेशमा, हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है मम्मी जी, लेकिन आपके साथ 3 और जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं। हम आपके कारण बदनामी का घूंट नहीं पी सकते मम्मी जी। आज तुम दोनों को अचानक मेरी और इस समाज की इतनी परवाह क्यों हो रही है? यह बदनामी और समाज के तानों का डर तब तुम लोगों के जहन में क्यों नहीं आया, जब 2 बेटों और बहुओं के होते हुए भी मुझे अकेले उस एक कमरे में रखकर घूंट घूंट कर जीवन यापन करना पड़ रहा था? तब तुम लोगों को याद नहीं आया मुझसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं? सुशीला की बातें सुनकर रेशमा और अमित अपना सिर झुका लेते हैं। उन्हें अपने से हुई गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लोग क्या कहेंगे ही चल रहा था, जिसके डर से वे खामोश होकर खड़े रहते हैं। तभी सुशीला जी आगे कहती हैं, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं फिर से विवाह करूं और अपने नए जीवन की शुरुआत करूं, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी और साथ ही ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। फिर ना तुम लोगों की कोई बदनामी होगी और ना ही कोई तुम्हें आकर ताने मारेगा। सुशीला की बातें सुनकर रेशमा और अमित दोनों सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद रेशमा कहती है, नहीं मम्मी जी, आप घर छोड़कर मत जाइए। आप सच कह रही हैं। अगर हम ऐसे ही समाज की परवाह करते रहे तो हम कभी खुशी खुशी नहीं जी पाएंगे। हाँ माँ, और आज बचपन से तेरे हर निवाले और प्यार का कर्ज मैं चुकाऊंगा। आज यहाँ से मेरी माँ की डोली उठेगी। बजाओ शहनाई, आज मेरी माँ की शादी है। फिर क्या, अपने बहू बेटों की रजामंदी के साथ सुशीला खुशी खुशी 7 फेरे लेकर नई नवेली दुल्हन बन जाती है और सब शादी की खुशियों में मगन हो जाते हैं। अंधी सास की चालाक बहू। लो कर लो बात, शिव मंदिर का शंख भी बज गया। इसका मतलब सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया। अरे बहू, ओ पूनम बहू, अरे इस अंधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुलके जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में। ये है सीतापुर में रहने वाली मंजरी, एक अंधी सास। मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान से तेज है। मंदिर के शंखनाद से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू पूनम। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ,
वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मूंग दलने लग जाती। अरे बहू, तो घर में है भैया, चल बसी। हाय राम, ऐसा न कहो सासू माँ, दिन में एक बार तो भी माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ ना होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा कौन से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने? आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू की पराठे, कम चीनी वाली गर्मा गर्म चाय, दही पकोड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे सोया करो, इसलिए आज मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन बहू, ये तो ब्रिजवासी की जलेबियां है ना? तू तो कह रही है कि तूने बनाया है। दरअसल वो मैंने ब्रिजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रखकर आई हूँ ना। पूनम फौरन ही वहां से उठकर रसोई में भाग जाती है। मंजरी को फिर भी पूनम पर थोड़ा शक आता है। पूनम ऐसे ही रोज अपने पति के पैसों को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाए हैं, और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में पूनम पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी मेरी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जानू से मिलने जा रही हूँ। पूनम हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ बनाकर बाहर अपनी बॉयफ्रेंड लखन से मिलने जाती थी, और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। लखन, तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो। यार पूनम, हम कब तक तो ना लगता कि इस जन्म में आएगी मेरी आंखों की रोशनी। कैसी बातें करती हो सासू माँ आप भी। मैं भला अपनी सास को छोड़कर कहीं जाऊंगी क्या? अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा क्या पड़ोस की मीना करने आएगी? देवेश, तुम आराम से घूम कर आओ और मेरे लिए एक अलग से सूटकेस भर के तोहफे लाना। इसे तो बस तोहफे ही दो, चाहे वो तीज हो, त्योहार या कोई और आम मामूली सा दिन। बस तोहफे तोहफे तोहफे। बिल्कुल पागल है ये। अरे मैं तोहफे मांगू तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी मंगवा लो ना। देख देख देवेश बेटा, कैसे कैंची की तरह तेज चल रही है इसकी जुबान। अरे आप दोनों शांत बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा बस। देवेश अगली सुबह मुंबई के लिए निकल जाता है। इसी बात से खुश होकर पूनम सोचती है, रास्ते का कांटा तो साफ हो गया है, अभी मैं चुपके से मेरे लखन को घर पर भी बुला सकती हूँ। इस अंधी बुढ़िया को तो कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। पूनम अब रात को चुपके से पीछे के दरवाजे के जरिए लखन को घर पर बुला लेती है। अब जहाँ सास घोड़े बेचकर खर्राटे मारते हुए सो रही होती है, तो वो बहू की बात करने की आवाज सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये आवाज किसी आदमी की लगती है, शायद बहू के कमरे से आ रही है। लेकिन नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देती हूँ। देख रही होगी कोई भूत या फिल्म। अब तो पति नहीं है घर में, इसलिए रात भर ऐसे ही करेगी ना। लेकिन अगर कल जल्दी नहीं उठी तो फिर मैं इसके कानों के पास जाकर बर्तन बजाऊंगी जोरों जोरों से। ये सिलसिला रोज चलता है और मंजरी को रोज लगता है कि पूनम टीवी पर कोई फिल्म देख रही है। एक दिन जब पूनम बाहर होती है, तभी मंजरी सोकर उठती है और आंखें खोलते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो अपने आसपास सब कुछ देखकर काफी खुश और आश्चर्यचकित हो जाती है। ये तो गजब हो गया, मेरे आंखों की रोशनी फिर से लौट आई।
डॉक्टर ने सही कहा था, रोशनी कभी भी लौट सकती है। बहू, अरे ओ पूनम का चांद, कहाँ मर गई? देख तो अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब तो मैं छड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी और अब मैं रोज अपने भगवान जी को भी देख सकती हूँ। पूनम! मंजरी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए पूरा घर तलाशती है, लेकिन पूनम उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नजर तिजोरी पर पड़ती है जिसका ताला नहीं लगा था। इस पर वो जैसे ही तिजोरी खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है, देवेश ने कहा था कि वो घर खर्च के लिए 25,000 दे के जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उसका आधा भी नहीं है। जरूर ये पूनम ने पैसे अपने शॉपिंग पर खर्च कर दिए होंगे। पैसे को पानी तरह बर्बाद करती फिरती है। आने दो उसे, फिर देखती हूँ उसे। तब तक मैं अपने भगवान के दर्शन कराती हूँ। मंजरी मंदिर जाती है, अच्छे से दर्शन करती है और खुशी खुशी वापस घर की तरफ चल देती है। जहाँ रास्ते में उसकी नजर मंदिर के पास बहती नदी के किनारे बैठी अपनी बहू पर पड़ती है, जो लखन के साथ वहां बैठी थी। ये यहाँ क्या कर रही है और इसके साथ कौन बैठा है? पता तो करना ही पड़ेगा। अब मंजरी चुपचाप आगे बढ़ती है और वहीं पास में एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो लखन, कल मेरा पति आने वाला है। आज रात को तुम आना और हम दोनों पूरी तिजोरी पर हाथ साफ कर देंगे। और भी बहुत सारा बेशकीमती सामान पड़ा है घर पर, उसे भी हम अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आइडिया अच्छा है मेरी जान। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ना यहाँ से सीधा सिंगापुर जाएंगे डार्लिंग। बाप रे बाप, इसका मतलब इस महारानी का इस मुफ्तखोर के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो मेरे बेटे को लूट कर अपनी दुनिया बसाने का प्लान चल रहा है। अब रुक, तुझे दिखाती हूँ दाल और आटे का भाव। अब घर पे अच्छे से डोली सजाती हूँ तेरी विदाई के लिए। मंजरी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब पूनम घर लौटती है तो वो दोबारा उसके सामने अंधी होने का नाटक करने लगती है। अरे सासू माँ, व्हाट्सएप? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो देवेश की याद आ रही थी। अरे सासू माँ, इतना लोड क्यों ले रही हो? वैसे भी वो कल तक वापस आ ही जाने वाला है, फिर क्यों खामखा परेशान हो रही हो आप? वैसे भी कल से आप दोनों माँ बेटे अपने रोने के दिन भरने शुरू कर देना। क्या कहा? मेरा मतलब कल जब आएंगे 1 हफ्ते के बाद, तब आप कर लेना ना भरत मिलाप, गले मिल के जी भर के रो लेना। अच्छा, ऐसा कह रही है क्या तू? ठीक है, चल बहू, मेरे ना घुटनों में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगाकर मालिश तो कर देना बेटा। और हाँ, 2 दिन बाद 7 पंडितों को भोजन खिलाना है, उसके लिए मसाले भी तो तैयार करने हैं। सिलबट्टे पर ही पीसना है उनको, घर के पीसे शुद्ध मसाले चाहिए। लेकिन सासू माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई आना कानी ना करना, ठीक है? वरना देवेश को फोन करके बता दूंगी। हाँ। मंजरी अपनी बहू पूनम से जानबूझकर सारा काम करवाती है और ना चाहते हुए भी पूनम को वो सारा काम करना ही पड़ता है। आखिरी बार थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करा लेती हूँ इस नासपिट्टी करमचली से। मुझे इतने सालों तक उल्लू बनाया ना, अब इससे एक दिन में कैसे सूखी मिर्ची बनाती हूँ देखना। सारा दिन काम करके पूनम अपने कमरे में जाती है और रात को लखन पीछे के दरवाजे से घर में घुस आता है। किधर है सारा माल? जल्दी करो, अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पूनम और लखन मिलकर सामान चुरा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर देवेश और मंजरी आ जाते हैं और उन्हें वहां देखकर पूनम और लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवेश,